हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स देखा था। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड देन वी आर लर्निंग अबाउट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। सो एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे डिसीज होते हैं, एज इट इज़ प्लांट्स में भी होते हैं, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. So anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. तो anthrax नाम का जो डिसीज़ जो है बहुत सारे ह्यूमन और कैटल के लिए, मतलब जो पालतू जानवर है उसके लिए डेंजरस वायरस है। और ये डिसीज़ भी एंथ्रैक्स नाम का जो है वो बैक्टीरियम से फैला हुआ एक डेंजरस डिसीज है। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉल्ड बाय वायरस। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉल्ड बाय वायरस। तो वायरस से होता हुआ फूट एंड माउथ डिसीज भी कैटल में, मतलब पालतू जानवर में होता है। नाउ नेक्स्ट, डिसीज कॉजिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, sugar cane, orange, apple and others. Several microorganisms are cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। मतलब कि wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple और others में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज होता है। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब पाक का जो उत्पादन है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ये डिसीज से रिड्यूस हो जाता है। मतलब समझो कि 100 मन गेहूँ की उपज होने की जगह वो कम हो जाएगी 50 मन या 20 मन, मतलब उसकी उपज जो होती है, यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब उसकी पैदावार जो होती है, उसको ये डिसीज़ कम कर देता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डालने की से, सर्टेन केमिकल्स मतलब उससे रिलेटेड केमिकल डालने से ये माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है और इसको डिसीज से बचाया जाता है। सो हियर इज द सम डिसीज ऑफ प्लांट। सो प्लांट डिसीज, साइट्रस कैंकर, देन रस्ट ऑफ व्हीट एंड देन येलो ये वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी में जो होता है ओकरा नाम का डिसीज। सो साइट्रस कैंकर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? बैक्टीरिया से होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है? एयर से फैलता है। एज इज रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट जो फंगी से फैलता है। एंड वो ट्रांसमिशन मतलब एयर और सीड्स, मतलब सीड्स अगर अच्छे नहीं हो, एयर अच्छे नहीं हो तो भी व्हीट में रस्ट नाम का डिसीज होता है। एज इट इज़ भिंडी में ओकरा नाम का जो डिसीज़ होता है वो वायरस से फैलता है। वो फैलाने के लिए इंसेक्ट जिम्मेदार होते हैं। तो ट्रांसमिशन कौन करता है? इंसेक्ट। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट फूड पॉइजनिंग। तो यू ऑल नो अबाउट फूड पॉइजनिंग। सो हियर इज अ वन टॉपिक। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स। बूजो अपने फ्रेंड के वहाँ गया और उसने वैरायटी वाले फूड खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल। घर आके उसको वॉमिटिंग हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बोला ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ। सो व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? सो हम सीखेंगे व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई फूड स्पॉइल्ड हो, मतलब बिगड़ गए हो, और ऐसे फूड खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सो आप शादी में जब जाते हो तो कई बार वहाँ पे फ्रूट सलाद होता है एंड बासुदी, ऐसे जो फूड होते हैं वो मिल्क से बने हुए होते हैं। फ्रूट सलाद में भी मिल्क होता है, बहुत सारे फ्रूट होते हैं। अगर फ्रूट बिगड़ा हुआ हो, स्पॉइल्ड फूड हो, स्पॉइल्ड फ्रूट हो या स्पॉइल्ड मिल्क हो, तो उसकी वजह से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कई बार ज़्यादा मात्रा में भी ये फूड खा लेने से भी फूड पॉइजनिंग होता है। मतलब ओवर ईटिंग से भी, मतलब फ्रूट सलाद आपको अच्छा लगा, आपने उसकी लिमिट के बाहर अगर आपने उसको खा लिया तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंसेस पदार्थ बनाता है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ऐसे फूड खाने से हमारे बॉडी में पॉइजनस हो जाता है एंड
कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, मतलब हम ज़्यादा बीमार भी या तो डेथ भी हमारी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, तो वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, उसको बिगड़ने से रोकने के लिए हमको उसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन के भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि आप कोई भी फूड होगा तो आप अपने फ्रीजर में रखते हो या फ्रिज में रखते हो तो जिससे वो स्पॉइल ना हो। सो हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। तो हाउ कैन वी टेक फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। सो इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट एंड प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स को संभालने की हमने बहुत सारी मेथड फूड प्रिजर्वेशन की चैप्टर 1 में देखी थी, पर हम यहाँ पे जो फूड देख रहे हैं उसके अंदर जो पका हुआ फूड भी है उसको भी ले लेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन एंड अटैक्ड बाय फंगिस। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन, मतलब मॉइस्चर वाली जगह पे, मतलब बेज वाली जगह पे अगर आप ब्रेड को रखो, खुली जगह में ज़्यादा देर रखोगे तो उसके अंदर फंगस प्रोड्यूस होगे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये ब्रेड भी स्पॉइल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। नाउ स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, तो स्पॉइल होने की वजह से उसके अंदर बैड स्मेल आती है एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है एंड चेंज द कलर, कलर भी उसका चेंज होता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से फूड बिगड़ जाता है। यस, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस आ जाने की वजह से वो फूड स्पॉइल्ड हो जाता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, पहली ने मैंगो खरीदी, उसने बहुत दिनों तक उसने खाई ही नहीं। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, मतलब वो बिगड़ गए हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल, पर उसने देखा कि मेरी मैंगो जो है वो तो बिगड़ गई, पर मेरी ग्रैंड मदर ने जो पिकल मतलब जो आचार अथाणा जो बनाया है वो तो बिगड़ा नहीं। सो सी इज़ कन्फ्यूज्ड कि फूड जो है ये मैंने जो मैंगो रखी खुले में वो बिगड़ गई, और उसका जो अचार बनाते हैं तब तो वो बिगड़ा नहीं, पिकल बनाने के बाद वो बिगड़ा नहीं, तो सी इज़ कन्फ्यूज्ड, सी हैज़ अ क्वेश्चन। So let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganism. तो उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो अलग अलग मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सके। प्रिजर्व मतलब उसकी देखभाल, उसकी संभाल रख सके। सो फर्स्ट वन इज अ केमिकल मेथड। So salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Salt and edible oils. तो हमको फूड में सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल जब ऐड करेंगे तो दे आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, मतलब उससे खुराक को बचाया जा सकता है। सो वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम जब पिकल्स के अंदर सॉल्ट या तो एसिड प्रिजर्वेटिव्स या तो उसके अंदर आप सरसों का तेल भी होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको पिकल्स को प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स के अटैक से बचाया जा सकता है। एज इट इज सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जाम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलिश। तो दो तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स है लाइक सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी जगह उसको यूज़ होता है। तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जाम्स एंड स्क्वेजेस टू चेक देयर स्पॉइलिश, तो जाम्स में भी इसका यूज़ होता है। नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एग्स। तो कॉमन सॉल्ट मीट या फिश को संभालने के लिए यूज होती है। सो मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट एंड फिश को कवर विद ड्राई सॉल्ट, सूखी सॉल्ट से उसको ढका जाता है। नाउ सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रोमैंगोस, टैमरिंड एट्सेट्रा। तो आंवलों को भी आप जब नमक में डाल के जब उसको सुखाते हो तो वो आंवले जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक आप खा सकते हो एज इट इज़। रो मैंगो, कच्ची मैंगो, मतलब उसके जब आपने सुना होगा मम्मी जब रो मैंगो से, जिसको गुजराती में कहते हैं, उसको जो मैंगो की चिप्स जो होती है खाटिया, तो खाटिया जब बनाते हैं
वो रो मैंगो में से ही बनते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक, पूरे 6 महीने तक, साल भर तक वो रहते हैं, जिसको दाल में डाला जा सकता है। एज इट इज टैमरिंड एटसेट्रा, तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज, टैमरिंड एटसेट्रा। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर, सो जाम्स, जेलीज एंड स्क्वेजीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जाम, जेलीज एंड स्क्वेजीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर reduces the moisture content which inhibits the growth by the bacteria which spoil food। तो शुगर से क्या होता है, शुगर reduces the moisture content, तो शुगर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर मतलब भेज, जो पानी का जो मात्रा जो एयर में है उसको शुगर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। विच स्पॉइल फूड, मतलब जिससे फूड स्पॉइल हो, वैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, जिससे हम फूड को बचा सकते हैं। सो वी कैन टेल दैट प्रिजर्वेशन बाय शुगर। नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल और विनेगर से कैसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल और विनेगर से हम स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स की स्पॉइलेज को, मतलब अचार के स्पॉइलेज को भी बचा सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, तो ऐसे ऑयल या विनेगर में बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, दे ऑल आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, वो भी ऑयल से उसको भी संभाला जा सकता है। ऐसे ही आपने देखा होगा अपने घर में गेहूँ या चावल होते हैं, उसको आपकी मम्मी तेल से मोह देती है, मतलब दिवेल से उसको मोते हैं, जिसकी वजह से भी वो गेहूँ या चावल को या तुअर दाल को हम लंबे समय तक उसको बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। तो आपने देखा होगा आपकी माता बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज, उसको स्टोर करने के पहले उसको बॉयल किया जाता है मिल्क को। वाई, तो बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बॉइलिंग से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, एज इट इज़ हम हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। सो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, लो टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, जिससे हमारे जो फ्रीजर में या फ्रीज में रखी हुई चीज़ें हैं स्पॉइल होती नहीं है। एज इट इज़ डेयरी के अंदर जो बड़ी डेयरी जैसे साबल डेयरी, अमूल डेयरी या महिसागर, दूधसागर डेयरी जो है, वो डेयरी में क्या होता है। सो पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो पैस्चराइज्ड मिल्क में क्या होता है, तो कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग के इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, तो बिना उबाले भी वो माइक्रोब से फ्री रहता है। वाई, क्योंकि पैस्चराइज्ड प्रोसेस ही ऐसी होती है जिसमें आगे दिखाया गया है द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकंड। तो 15 से 30 सेकंड तक ये जो डेयरी के अंदर मिल्क को बॉईल किया जाता है, तो मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसको अचानक ही उसको चिल्ड मतलब एकदम ठंडा किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ऐसा करने से माइक्रोब्स का ग्रोथ स्टॉप हो सकता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर, तो ये प्रोसेस लुइस पेस्चर ने खोजी थी। सो इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन, तो इसको पेस्चराइजेशन कह सकते हैं। तो पेस्चराइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पेस्चराइजेशन किया जाता है। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। तो अभी के समय में ड्राई फ्रूट्स या तो वेजिटेबल जो होते हैं सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट, तो एयर टाइट पैकेट में उसको भरा जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के अटैक से बचने के लिए उसको एयरटाइट पैकेज में भरा जा सकता है, जिससे उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। ओके, आज हम यहाँ तक देखेंगे। नाउ टुमारोज टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में हम लर्न करेंगे। और जहाँ तक आपका चला हो वहाँ तक आपको रीड करके अच्छे से तैयार करना है। मैं नेक्स्ट कभी भी फिर सेकंड चैप्टर का टेस्ट लूँगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है एडवांस में। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।